तो मैं बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी आज आप सभी पत्रकार साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहां पर अपना समय निकालकर इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में, महाराष्ट्र में और शहर में जो परिस्थिति है, खास तौर से नामांतर के इशू को लेकर, जो कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें शहर औरंगाबाद का उस्मानाबाद का नाम चेंज किया गया, बदला गया। और इस नामांतर को हम देख रहे हैं कि पूरे शहर में, ज़िले में और राज्य में इसके बारे में एक विविध राय पैदा हो रही है। लोगों में एक असंतोष का माहौल है और साथों साथ लोगों का इस पर अलग अलग राय बन रही है। ये हालात जो सब बन रहे थे, हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज किया गया। जब ये डिसीजन चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, हाल ही में जब इस डेट पर जस्टिस गंगापुरवाला के पास जो डिवीजन बेंच है, उनके पास इस पर स्टे की मांगनी की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे 27 तारीख को आगे बढ़ाकर जो पिटिशंस है उसको अमेंडमेंट करने का ऑर्डर दिया। मैं यहाँ पर सभी पत्रकार साथियों को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब को एक एप्लीकेशन किया हूँ। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि ऑनरेबल जस्टिस को मैं कह रहा हूँ कि आप सुमोटो एप्लीकेशन के ज़रिए एक सुमोटो कॉग्निजेंस लीजिए कि न सिर्फ शहर औरंगाबाद का, उस्मानाबाद का, बल्कि पूरे देश में नामांतर की पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। ये नामांतर की पॉलिसी, ये पॉलिसी के ज़रिए कम्युनल हार्मनी, हमारा जो सामाजिक सलोखा है, इसे चैलेंज हो रहा है। सामाजिक जातीय तेड़ निर्माण हो रही है और ये सब जब होता है तो मैं समझता हूँ हमारे देश के संविधान के जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत, और जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 को धक्का लगने का काम होता है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब से अपील किया हूँ कि वो इसमें सुमोटो इंटरवेंशन करें और न कि सिर्फ औरंगाबाद और उस्मानाबाद के इशू को लेकर, बल्कि पूरे देश में नेम चेंज, नामांतर पॉलिसी को रिव्यू कर उसकी जो गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को फिर से रिकॉल करें और स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई जाए। मैंने अपने इस एप्लीकेशन में 6 ग्राउंड्स के बेसिस पर मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपील किया हूं, सर न्यायाधीश जी को, कि आप इसमें इंटरवेंशन, जो सामाजिक सलोखा है देश का, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, ये सारे समाज के लोग जो मोहब्बत और प्रेम के साथ आज तक जीते आए हैं, इस सामाजिक सलोखा बचाने के लिए आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरफियर करता है तो मैं समझता हूं कि देश में सामाजिक सलोखा और कॉन्स्टिट्यूशन बच जाएगा। हम देख रहे हैं कि जो मैंने हालात हम देख रहे हैं, इन हालात को देखते हुए मैंने एक जो दूसरा मुद्दा इसमें लिया है वो ये है कि लोकल लोगों की जो राय थी, इसे कंसिडर नहीं किया गया। यहाँ पर औरंगाबाद में, उस्मानाबाद में और जहाँ कहीं भी नामांतर हो रहा है, इसमें जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 1953 और जिसे अमेंडमेंट 2005 में किया गया, इन गाइडलाइंस का फॉलो कितना हुआ है, इसी कितनी अमल बजावनी हुई है, ये देखने की आवश्यकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो 5 गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो लीगल ओपिनियन मेरा बनता है कि ये 5 गाइडलाइंस में से 4 गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई। महाराष्ट्र सरकार ने जो 2 मेन गाइडलाइंस थी, इसमें गाइडलाइन नंबर 2 और गाइडलाइन नंबर 5 और 4, ये कहती है कि आपको जो हिस्टोरिकल
जो सिटीज़ हैं उनके नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, और हमारे शहर का भी नाता हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये गाइडलाइंस जब आपके सामने है, इन गाइडलाइंस को हमको ध्यान में रखते हुए एक गाइडलाइन ये कहती है कि स्ट्रॉन्ग रीजनेबल ग्राउंड्स होना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए सरकार को कि सरकार ने क्या इसमें स्ट्रॉन्ग रीजनेबल ग्राउंड्स जो थे, जो सही, जो कारण था इसका बदलाव का, ये क्या था। ये हम देख रहे हैं कि जो मुझे मालूमात मिली है कि सरकार ने इसका रीज़न ये दिया है, हो सकता है मेरी मालूमात में शायद कोई इजाफा कर दे, लेकिन जो मुझे बताया गया है कि ये है कि किसी एक नेता की इच्छा थी कि इस शहर का नाम बदला जाना चाहिए। तो क्या ये लीगली सस्टेनेबल है? ये सवाल आज न्यायपालिका के सामने होगा। हम जानते हैं कि मैटर सब जुडिस है, मैं इस पर ज़्यादा मेरिट्स पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि आज के हालात में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस को सरकार ने पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया, और इसे फॉलो न करके इस केस को न्यायपालिका में कमज़ोर होगा, ये मेरा मानना है। इसी के साथ साथ आज मैंने इस अपने लेटर में, ये जो लेटर है ये आपको अभी हमारे सभी साथी दे देंगे। इन लेटर में मैंने ये कहा हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये निर्णय लिया, इसी के साथ साथ अश्विनी उपाध्याय जी ने इस विषय को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास वो गए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो डिसीजन, उसमें ऑबिटर डिक्टा जो उन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशन दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वी कैनॉट बी प्रिजनर्स ऑफ द पास्ट। हम भूतकाल के कैदी नहीं रह सकते। आज देश को ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ें। हमारे पास देश में इतिहास अलग अलग रहा है, किसी को ये इतिहास सही लगता है, किसी को गलत लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, और इसी को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारे जस्टिस जो जोसेफ साहब थे सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने कहा कि आप कंट्री को कब तक बॉयल पर रखेंगे, कब तक गर्म रखेंगे, कब तक इन हालात के बेसिस पर आप माहौल को ख़राब होने देंगे। क्या हमारे पास और दूसरे मुद्दे नहीं हैं? क्या शिक्षा, बेरोजगारी, विकास का मुद्दा नहीं है देश के सामने कि आज नामांतर के इशू को बढ़ाया जा रहा है और उस पर राजनीति हो रही है? तो ये सारे इश्यूज को लेकर और इस ऑर्डर को, इस ऑब्जर्वेशन को बेस बनाकर मैंने अपने इस एप्लीकेशन में माननीय सर न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को ये अपील किया हूँ। इसी के साथ साथ ये नामांतर की जो पॉलिसी है, ये नामांतर की पॉलिसी और इसे जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये देश के संविधान को, संवैधानिक मूल्यों को, सेक्युलरिज्म को, इक्वालिटी को धक्का देता है। आज देश का जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती का जो जजमेंट कहता है कि इसको धक्का नहीं लग सकता। हमें चाहिए कि हम देश के मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बचाने के लिए इसमें हम सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन की अपील कर रहे हैं। तरफ बढ़ना है, अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, हम चाहते हैं कि देश हमारा विश्व गुरु बने, लेकिन क्या विश्व गुरु या $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नाम बदलने से होगा? ये सवाल सरकार को और आम जनता में हम सबको अपना मुहासिबा, अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ये नामांतर का जो इशू है, इसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है। मैं अपील करूंगा सभी लोगों से, खास तौर से इस शहर के सभी वासियों से, कि देखिए, हमें राजनीतिक इशू इसे नहीं बनाना है। ये जो लड़ाई है नामांतर की, लोग अपने अपने तौर पर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये इशू आज ख़त्म हो चुका, क्योंकि हम जानते हैं कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया था। आज हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में कल स्टे हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या होगा ये आगे देखना होगा 27 तारीख को। लेकिन अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, रिव्यू पिटिशन है, कई इस पर अभी इश्यूज बाकी है, और लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल। तो इस पर हम सबको चाहिए कि हम देश का, राज्य का,
और अपने इलाके का विकास किस तरह हो सकता है इस पर ध्यान दें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम किस तरह मजबूत कर सकते हैं इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये नामांतर के इशू से हम देख रहे हैं कि लोगों में जातीय तेढ़ निर्माण हो रहा है। आज वातावरण गर्म है, राजकीय सामाजिक जो कुछ लोग इसको गर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उस पर आज टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा कहना, मेरी अपील इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से है। मैंने एप्लीकेशन दे दिया हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेंगे। अपना फैसला सुनाने की मंजूरी दे दी, इनको हक है ये फैसला देने का, और अगर से ये ऐसा करते तो क्या कोर्ट इनको फटकार लगा सकता है? देखिए, ये तो क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, इस पर कोर्ट क्या करेगा इस पर मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोर्ट जो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो उनका डिसीजन लिया है वो एक प्रोसेस के थ्रू उन्होंने लिया है, लेकिन ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई। जो 5 गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस आपको बताती है कि सरकारों ने, राज्य सरकार ने ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई शहर, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई तालुका, ऐसी कोई जगह जिसका हिस्ट्री से कोई रिलेशन हो, तो हमें चाहिए कि इसका नाम बदलना ज़रूरी है या नहीं, इस पर मैंडेटरी नहीं है और इसे ज़रूरी नहीं ऐसा बताया गया। और चेंज तब तक मत करिए जब तक रीजनेबल ग्राउंड्स ना हो। कोर्ट को कहा गया, कोर्ट ने इस गाइडलाइंस में कहा गया कि आपको चाहिए कि आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन देना चाहिए। हमारे पास डिसीजन कौन सा दिया गया, क्या रीज़न दिया गया कि आप किस बेसिस पर इसे चेंज कर रहे हैं, तो वो बेसिस मेरा मानना है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे और ये गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। एक एग्जाम्पल पूरे देश के सामने पहला ये था कि इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज किया गया तो उसमें यूपी की सरकार ने उनके राज्य के अधिकार के तहत अपना डिसीजन ले लिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को उन्होंने प्रपोजल तक सबमिट नहीं किया था। तो ये गाइडलाइंस का पूरा उल्लंघन था। उसके बावजूद एक ही रास्ता है इसका सही, और एक रास्ता ये है, वो है जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कि हमारे इस देश का संविधान का, हमारे देश की लोकशाही का स्तंभ है। और इस मजबूत स्तंभ को हम सबको इस पर भरोसा रखना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका इसमें ज़रूर हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि हाल ही का जो जजमेंट आया है, हाल ही का जो ऑर्डर आया है इस विषय को लेकर अश्विनी उपाध्याय के केस में, तो कोर्ट का व्यू क्लियर था कि हम कब तक इन बातों पर लड़ेंगे। देश को हम इन चीज़ों में बिजी नहीं रख सकते। पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, सर्कुलर जारी किया जाता है नाम करके, और बाद में ऑब्जेक्शन गलत किए जाते हैं, तो इसको एज अ एक्सपर्ट आप क्या? देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर ऑब्जेक्शंस कुछ लोग डाल रहे हैं। ये ऑब्जेक्शंस का एक प्रोसेस है, लेकिन देखिए फंडामेंटल जो इसका इशू है वो है गाइडलाइंस पर। 5 गाइडलाइंस मैं आप सबके पास मैंने अपने प्रेस नोट में गाइडलाइंस भी अटैच किया हूँ। आप वो गाइडलाइंस को पढ़िए। बेसिक जो इशू है वो गाइडलाइंस पर है। अगर सरकार इसे ही फॉलो नहीं करती तो ऑब्जेक्शन आज आएंगे, कल आएंगे, और सरकार की मंशा क्या है वो सब चीज़ों पर सवाल उठेगा। तो गाइडलाइंस जब तक फॉलो नहीं होती तब तक ये प्रोसेस मेरे नज़रों में नल एंड वॉइड हो सकता है। मामला अभी कोर्ट में, अदालत में चल रहा है, इसके बावजूद सरकारी कार्यालयों के नाम, बोर्ड के नाम बदले जा रहे हैं, कई डॉक्यूमेंट्स में नाम बदले जा रहे हैं, क्या ये कोर्ट का उल्लंघन नहीं है? नहीं, क्योंकि देखिए मैटर बिल्कुल ये सब जुडिस है, लेकिन कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं दिया। तो कोर्ट ने कहीं ऐसा ये नहीं कहा कि आप ये चीज़ ना करें। तो सरकार अपने तौर पर ये कर रही है, लेकिन जब सरकार के सरकारी वकील बहस करेंगे तो वो शायद इस पर सही ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, इससे पहले सेंट्रल का नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं देता, कोर्ट पार्टी क्यों गवर्नमेंट को? देखिए, अभी जिस दिन फरवरी में लास्ट वीक में जब ये मैटर कोर्ट के सामने आया, तो जो हमें मालूमात मिली, कोर्ट में नामांतर के विरोध के जो अधिवक्ता, जो हमारे लॉयर्स थे, उन्होंने, एडवोकेट्स ने ये मांग की थी कि इस पर स्टे मिलना चाहिए। और एडवोकेट प्रज्ञा तड़ेकर और यूसुफ मुचाला साहब ने बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट्स की, और प्रज्ञा तड़ेकर जी ने एक बात कही कि देश को एक रंग में रंग दिया जा रहा है।
तो हमें चाहिए कि देश, जब ये हमारा लोकशाही जो हमारी देश बना था, ये एक धर्म एक रंग के नाम पर नहीं बना। इस सारे समाज को, सारे धर्मों को, सारे जाति के लोगों को एक साथ लाने के लिए बना था, और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। तो इसीलिए ये जो पॉलिसी है, अगर पॉलिसी का रीज़न कुछ और होता, ये रिलीजियस बेसिस पे जो हो रहा है, ये मेरा मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, और इसीलिए इसका जो भी हालात हम देख रहे हैं, लीगली इसमें काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। बैरिस्टर साहब, आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, एमएलए एमपी पहले से ही औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर घोषित करते हैं, इसको आप कहां तक देखते हैं? देखिए, आज की प्रेस वार्ता में मैंने अपने बहैसियत बैरिस्टर वकील, मुझे कानून की जो थोड़ी बहुत समझ है और मैंने जो किया हूँ, इस पर मैंने आयोजित किया। मैं राजकीय इश्यूज़ पर बात आज नहीं करना चाहूँगा। हर एक को अपना अधिकार है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं किसी और के राय पर मैं क्या कहूँगा। लेकिन आप भी तो उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ना? नहीं, तो पार्टी से ताल्लुक़ रखना और लीगल फील्ड में रहना ये दो अलग चीज़ है। आप देखिए कि कई सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं जो कांग्रेस में है, लेकिन बीजेपी के लोगों का केस लड़ते हैं, बीजेपी के लॉयर्स हैं जो कांग्रेस का लड़ते हैं। तो ये विषय, ये कानूनी बात मैं कर रहा हूँ आप लोग के सामने। पार्टी की बात पार्टी के मंच पर होगी, आज वो विषय नहीं है। औरंगाबाद से लीगल फाइट करने के लिए कमेटी बनी जी, कमेटी में डिसाइड हुआ था कि हर कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में अपना इंडिविजुअल फाइट नहीं करेगा। यस, कमेटी की तरफ से काम होगा, तो आप तो लड़की है, तो इससे ऐसा नहीं होगा कि हर कोई जाके पर्सनल हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो आपकी जो मेन फाइट है वो तितर बितर हो जाए। नहीं बिल्कुल आपने एक ही फाइट क्यों नहीं बिल्कुल बहुत सही बात की आपने, क्योंकि यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हम याचिका नहीं दाखिल करेंगे। देखिए, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो सू मोटो कॉग्निजेंस ले, और सू मोटो ये एक ऐसा प्रोविज़न है, एक ऐसा अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 ये है कि वो अपने तौर पर जब उन्हें नोटिफाई होता है, जब उन्हें मालूमात मिलती है, तो वो इस पर डिसीजन ले सकते हैं, इस पर रोक लगा सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। मैंने जो ये पत्र लिखा है, ये पत्र मैंने कोर्ट से अपील किया हूँ कि आप एप्लीकेशन के माध्यम से, याचिका के माध्यम से नहीं, मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि याचिका अलग होती है और ये एप्लीकेशन अलग है। ये सू मोटो एप्लीकेशन मैंने कोर्ट को किया है, और इस सू मोटो एप्लीकेशन के जरिए मैं कोर्ट को अपील कर रहा हूँ कि आप अंडर आर्टिकल 32 नेशनल पॉलिसी को, न सिर्फ औरंगाबाद को, लेकिन नेशनल पॉलिसी को रिव्यू करिए, क्योंकि ये आज का विषय नहीं है। आने वाले वक्त में और आगे कुछ और नामांतर होंगे, तो क्या हम देश को इन्हीं चीज़ों में लगाए रखें? क्या युवा यही चीज़ों पर लड़ते रहेगा, सड़कों पर आते रहेगा? क्या हमारे पास अच्छे इश्यूज नहीं बचे? क्या देश की सारी समस्याएं हल हो गई कि आज हम नाम पर आ रहे हैं? तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने काम किया। जो इसमें काम कर रहे हैं वो सब अपने अपने तौर पर संगठित होकर काम कर रहे हैं, वो सब काम करें। मैंने जो अपनी राय थी, औरंगाबाद की जो नामांतर हुआ है उस पर राय रखा हूँ, और उसमें बताया हूँ मैंने कि गाइडलाइंस का फॉलो नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें महाराष्ट्र सरकार ने जो की है, ये शायद कोर्ट में टिकना मुश्किल होगा। अभी केस हाईकोर्ट में चालू होगा आजकल जी, अपने एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में किया, तो इसका फायदा क्या होगा? इसकी क्या प्रोसेस होनी चाहिए और क्या हो सकता है? जी देखिए, हाई कोर्ट में ये मैटर सब जुडिस है। 27 तारीख को इस पर सुनवाई होगी, और 27 तारीख को जो इस रेजोल्यूशन को लेकर बात होगी वो होगी। लेकिन मेरा मानना था कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम सर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब को, जो हाल ही में जो ऑर्डर आया था, जो अश्विनी उपाध्याय के मैटर में जो ऑर्डर आया था, उसका बेसिस लेकर हम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि आप नेशनली, औरंगाबाद का हमने एग्जाम्पल दिया, मैं ये नेशनली बात कर रहा हूँ कि नेशनली इन गाइडलाइंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट ने रिव्यू कमेटी बिठाना चाहिए, और इन पॉलिसीज़ को फिर से देखना चाहिए कि ये क्या सच में हमको धर्म के नाम पर देश को इन चीज़ों में व्यस्त करने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये लीगली देयर इज़ अ प्रोविज़न, और लीगली हम कोई अलग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी के विरुद्ध में हैं। और हम सबको ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है
कि महाराष्ट्र में भी हमने हाल ही में सुना था कि महामानव का अपमान हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो लोग बैठे थे उन्होंने अपमान करने का काम किया। आज वो इस महाराष्ट्र में नहीं है, वो चले गए, उनकी छुट्टी हो गई। लेकिन आज भी इस मसले में कोई भी महामानव का हमसे अपमान ना हो, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। शांतता बरकरार रखने की आवश्यकता है और द राइटफुल अथॉरिटी नेशनली इस पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। प्रेस के लोगों से अपील करूंगा कि अगर आपके पास कुछ सवाल है तो आप जरूर इसमें पूछ सकते हैं। शहर में एक तरफ समर्थन में और एक तरफ विरोध में जो आंदोलन चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अधिकार देता है हर व्यक्ति को कि वो अपने अपने तौर पर किसी चीज़ का समर्थन करे, विरोध करे। लेकिन हम सबको ये ध्यान में रखना है कि ये रेजोल्यूशन जब पास हुआ, जब कैबिनेट जो नई सरकार बनी थी शिंदे सरकार की, उन्होंने जब ये डिसीजन लिया, तो ये डिसीजन जब लिया था, इस डिसीजन के बाद से लेके तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नो ऑब्जेक्शन तक इन चीज़ों का मतलब होता। लेकिन अब ये जो चीज़ जो हो रही है, ये सारा हम सबको ध्यान देना है कि ये जुडिशियल मैटर हो गया है, मैटर इज सब जुडिस। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा, तो जिस किसी को भी काम करना है इस पर, तो इसको कोर्ट के नज़रिए से देखना पड़ेगा, कानून के नज़रिए से देखना पड़ेगा। और एक चीज़ हम सबको याद रखना है कि आने वाला वक्त त्योहारों का है, रमज़ान आ रहे हैं, अलग अलग जो त्यौहार हमारे सामने, हम ऐसी हरकत कोई कुछ ना हो जिससे हमारे शहर का, हमारे ज़िले का वातावरण खराब। तो समर्थन और विरोध ये अलग अलग तौर पर लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके वैल्यूज़ को बचाने के लिए जुडिशियल लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोर्ट में अभी तक के मतलब की सराहना की जा रही है, लेकिन वो डिसीजन का अभी जो हाईकोर्ट में मुंबई की केस चल रही है, ये जज को मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है, तो वो उनकी नज़र में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अगर वो मान के अगर हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, तो हम ये सोच सकते हैं कि सारी जुडिशरी हमारी एक है। तो क्या मतलब उसका इम्पैक्ट हो सकता है ये? देखिए, अब ये प्रिंसिपल जज जस्टिस गंगापुर वाला साहब और उनके साथ डिवीजन बेंच पे जो जस्टिस होंगे, उनके साथ जो हमारे न्यायाधीश होंगे, वो इस पर ज़्यादा बेहतर टिप्पणी करेंगे। लेकिन लीगली ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई डिसीजन लेता है, वो कानून बनता है। दैट इज़ व्हाटएवर द सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स इज बिकम्स लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ, बोला हुआ चीज़ कानून होगा। हाई कोर्ट इसको किस तरह इंटरप्रेट करता है वो हल अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ये आ रही है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्योंकि एक ओरल ऑब्जर्वेशन था, ऑर्बिटर डिक्टा था, तो कुछ कह रहे हैं कि ऑर्डर में कितना आया वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट इसको ज़रूर मेरिट्स के बेसिस पर फैसला करेगा। और शायद हालात ऐसे हैं कि रेजोल्यूशन जो बनाया गया, 2 लोग थे कैबिनेट में उस टाइम पर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो किस हद तक ये टिकेगा, ये माननीय उच्चतम न्यायालय, मुंबई उच्चतम न्यायालय इस पर डिसीजन लेगा और हम इंतजार करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको दरकिनार क्यों कर रही है? ये तो खुलेआम जो है रूल्स है उसके खिलाफ जा रहा है। ठीक है, औरंगाबाद बनेगा नहीं बनेगा, संभाजीनगर बनेगा नहीं बनेगा, ये बात में डिसीजन होगा, तो हर कोई सिटी का नाम ऐसा बदल सकते हैं लीगल एक्सपर्ट के हिसाब से, कि इसको ओवररूल करने की हिम्मत कैसे हो सकती है? देखिए, यही तो एक आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल आया था। मैं, क्योंकि आप सब प्रेस के लोग हैं, मैं किसी एक पोर्टल का नाम नहीं कहूँगा, बहुत क्रेडिबल सोर्स से ये आया था आर्टिकल। उसमें एक लीगल एक्सपर्ट ने बात कही जो कि सीनियर लॉयर है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो नाम चेंज हो रहा है, ये गाइडलाइंस के उल्लंघन के साथ हो रहा है और इसमें एक ही अथॉरिटी हस्तक्षेप कर सकती है, वो है जुडिशरी। और जुडिशरी ने अगर इस पर स्टे डाल दिया, एक स्टे अगर आ गया, तो देखिए आप पूरी पॉलिसी को रिव्यू में आ जाएंगे। तो यही अपील मैं कर रहा हूँ कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब बैलेंस रखते हैं कानून का। उन्हें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या है, सोशल फैब्रिक हमारा देश का क्या है, सामाजिक सलोख का क्या है, ये सब हमारे सब न्यायाधीश
तमाम जो कॉम्पिटेंट जजेस हैं उनको पता है, उन तक जब ये बात जाएगी, मेरा मानना है कि वो ज़रूर इसमें इंटरफियर करेंगे। और मेरी उम्मीद है, मैं तो अपील कर रहा हूँ, मेरी दरख्वास्त है कि अगर वो करते हैं तो शायद देश में कॉन्स्टिट्यूशन और लोकशाही बचने की बहुत उम्मीद है। सर, आप बैरिस्टर हो, जी। जुडिशरी के बारे में डिबेट करना आपका काम है, तो संरक्षण करना आपका काम है, लेकिन जुडिशरी भी कितनी प्योर रही है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि इसके पहले कुछ बड़े बड़े डिसीजन देखे, कुछ राज्यपाल है, पॉलिटिक्स पे कई खासदार है, तो आपकी तो कमाल करना पड़ेगी, आप भी जुडिशरी पे अभी भी टिके हुए, उन पे मतलब भरोसा। देखिए, आज देश में देश की जनता को अगर किसी व्यवस्था पर भरोसा है, वो है न्यायपालिका। हमने देखा कि जब अभी अश्विनी उपाध्याय के केस में के.एम. जोसेफ साहब और जस्टिस लेडी के पास जब मैटर गया, तो उन्होंने कहा खुली तौर पर कि द प्लेटफॉर्म इज़ सेक्युलर, हमारी न्यायपालिका सेक्युलर है, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, हम किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर डिसीजन नहीं लेंगे। वो अलग बात है कि कई जगहों पर लोगों को अलग अलग राय बनती है, लेकिन हम देशवासियों को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालात लोग कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ है और आज भी रूल ऑफ लॉ बाकी है। और क्योंकि रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने का काम न्यायपालिका का है, हम सब उसी पर भरोसा रखते हैं और उम्मीद करते हैं। सोशल फैब्रिक जो हमारा देश का है, उसे बचाने की आज ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफियर करेंगे और अपने देश के इस कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को बचाने का काम होगा। मैंने इसमें लास्ट प्रेयर ये किया हूँ कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर न्यायाधीश इन गाइडलाइंस को, जो 1953 के जो मूल गाइडलाइंस थे और 2005 में जिसे मॉडिफाई किया गया, इन गाइडलाइंस को रिव्यू किया जाए और इसे रिकॉल कर एक समिति गठित की जाए जो कि जुडिशरी मॉनिटर्ड हो, जुडिशियल कमिटी हो, और इस जुडिशियल कमिटी ने जितने नामांतर अभी हुए हैं और हो रहे हैं, इस पर इसका बेसिक क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, इस पर सोचने की, विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो ये नामांतर हुआ था, नामांतर की जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, मैं बार बार इस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ, इसका इंटेंशन ये था कि हम देश में कम्युनल हार्मनी हो, इसमें कहीं पर भी डिसरप्शन ना हो, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी एप्लीकेशन मैंने सबमिट किया हूँ और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेंगे और इस पर ध्यान देंगे। आपने क्या एप्लीकेशन की है सुप्रीम कोर्ट में और उसका मकसद क्या है? देखिए, मैंने देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को एप्लीकेशन किया हूं और उनसे मांग किया हूं कि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके पूरे देश में जो नामांतर की जो पॉलिसी है, इसको रिव्यू करें। जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी हुई है, जो कि 1953 और 2005 में इसको अमेंड किया गया, मॉडिफाई किया गया, इन गाइडलाइंस के तहत जो नामांतर होना चाहिए, मेरा मानना है कि राज्य सरकारें इन गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रही हैं। हम अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस इश्यू को ये देखिए कि गाइडलाइंस कितने हद तक इम्प्लीमेंट हो रही है और इसके साथ साथ इन गाइडलाइंस को रिव्यू करने की आवश्यकता है। रिव्यू के साथ साथ मैंने कोर्ट से अपील किया हूं कि ये इसका कारण ये है क्योंकि देश में सामाजिक सलोखा बरकरार रहना चाहिए। देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है। कोर्ट ने हाल ही में अश्विनी उपाध्याय के मैटर में ये ऑब्जर्वेशन लिया कि उन्होंने कहा कि हम ये सेक्युलर प्लेटफॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर है और वी कैन नॉट लिव इन द पास्ट, हम भूतकाल के हम कैदी नहीं रह सकते। तो आज देश को ज़रूरत है हम सामाजिक सलोखा बनाए रखें। देश की इकोनॉमी, देश के सामने बहुत अहम मुद्दे सामने हैं। शेतकरियों का इशू है, नौकरी का इशू है, शिक्षा का इशू है। इस पर नामांतर के इशू से आपसी तेढ़ निर्माण करके समाज को बांट कर मुझे लगता है कि आगे देश मजबूत नहीं हो पाएगा। हमें चाहिए कि हम किस तरह शांतता बरकरार रखें, देश को मजबूत करें। कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने के लिए मैंने ये एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर न्यायाधीश के सामने रखा हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी कर सकते थे, पीआईएल भी डाल सकते थे, लेकिन सुमोटो एक्शन लेने की अपील क्यों? देखिए,
क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने है, और बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जब ये मैटर होता है तो हम सबको ये जानकारी है कि जब मैटर हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना उचित नहीं है। हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाने दीजिए, तब पिटीशन PIL हो सकती है, लेकिन ये सुमोटो कॉग्निजेंस मैंने सिर्फ औरंगाबाद और उस्मानाबाद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का एग्जाम्पल जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ज़रिए पूरे देश की नामांतर पॉलिसी कोई एक रिव्यू में आ जाए, वो देखें कि नामांतर पॉलिसी ये गाइडलाइंस का कितना फॉलो हुआ है। यूपी में जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि प्रयागराज और इलाहाबाद के इशू में जो गाइडलाइंस थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, वो फॉलो नहीं की गई, ऐसी लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है। तो जब तक जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होता है तब तक मैं समझता हूं कि नामांतर के इशू पर राजनीति चलते रहेगी। वजारत दाखिला की जो गाइडलाइंस है वो कितनी है और यहाँ पर उस पर कितना अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है नामांतर? देखिए, 5 गाइडलाइंस हैं होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। इन 5 गाइडलाइंस का मेरा मानना है कि इनका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। गाइडलाइंस जो पहला गाइडलाइन कहती है कि आप नामांतर तब तक मत करिए जब तक ज़रूरत हो। क्या ज़रूरत थी कि आज नामांतर करने की नौबत आ गई? क्या ऐसा रीज़न था? कोर्ट ने उन गाइडलाइंस में कहा गया कि जो 5वीं गाइडलाइन है वो कि आपको रीजनेबल ग्राउंड्स देना है, आपको रीजंस देना है, कौन सा कारण दिया गया। तो ये इस बुनियाद पर ये केस मेरे नज़रों में आगे किस हद तक टिकेगा ये आगे देखना होगा, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से और अदालत से अपील करता हूं कि वो इसमें इंटरफियर करें और नेम चेंज पॉलिसी को रिव्यू करवाइए। सर, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में गाइड भी क्लॉज 2 ये कहता है कि आप इनके नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें अवॉइड करिए। जब गाइडलाइंस आपको कह रहे हैं कि आपको अवॉइड करना है तो आप हिस्टोरिकल प्लेसेस का नाम बदलकर, ठीक है, अगर आपका इतिहास से अगर कुछ आप इससे सहमत है नहीं है वो अलग चीज़ है, वो राजकीय इशू है, लेकिन इतिहास इट इज़ पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री। आप क्या इससे साबित करना चाहेंगे? आज समाज में तेढ़ निर्माण हो रहा है, आज शहर में वातावरण ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं जुडिशरी से अपील करूँगा कि अगर वो इंटरफियर करते हैं, लीगली इसमें प्रोविज़न है आर्टिकल 32 के तहत कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुमोटो कॉग्निजेंस ले ले। मैंने अपने तौर पर ये कोर्ट के सामने ला चुका हूँ कि इसे आप गाइडलाइंस को रिव्यू करिए और इस पर डिसीजन फिर बनाइए। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।